धन्यवाद सर, ह्या सुंदर आणि काय म्हणतात त्याला जेनरस परिचय करून दिल्याबद्दल. खरं सांगायचं म्हणजे मी काही असाधारण असं काही व्यक्तिमत्व नाही आहे. मी मराठी आहे, गडचिरोलीचा आहे, पुण्यात शिकलो. सुरुवातीला कधी तरी मराठीत बोलावं असं मी विचार केला, कारण मग नंतर मी इंग्लिश आणि हिंदी अशा 2 भाषांमध्ये बोलेल, कारण आपल्यासोबत पूर्ण देशभरातनं लोक आहेत. माझा आवाज व्यवस्थित येतोय तुम्हाला? सर एकदम छान आहे, व्यवस्थित हा. आहे. हो येतोय. तर इथं संपूर्ण देशभरातनं लोक आणि मला वाटतं दिल्ली आणि बाकी हिमाचल सरांचे पण काही जे ऑडियन्स आहेत ते पण जोडलेले आहेत. मग नंतर हिंदीमध्ये बोलीन. सुरुवातीला कमीत कमी महाराष्ट्राचं असल्यामुळं मराठीमध्ये तेवढं बोलावं असा विचार केला मी. आता माझा परिचय करून देताना सरांनी म्हटलं की मी असाधारण व्यक्तिमत्व वगैरे आहे. तसला काही प्रकार नाहीये मुळात. मी मुळात खरं सांगायचं तर प्रोफेसर बलवान गौतम सर आणि डॉक्टर तुंडुरवार सरांचा मी विद्यार्थी म्हणून स्वतःला समजतो. हे ऍक्च्युली तुंडुरवार सरांचं प्रेम आणि स्नेह आहे की ते मला एवढ्या मोठ्या कार्यक्रमांमध्ये बोलवतात. मला वाटतं माझी काही एवढी क्षमता नाहीये की मी इथे एक रिसोर्स पर्सन किंवा मुख्य वक्ता म्हणून यायला पाहिजे. हे त्यांचं प्रेमच आहे. कारण त्यांचा माझा पहिला परिचय माझे मित्र गजानन बोरकर त्यांच्याकडे पीएचडी करत होते आणि त्यांच्या माध्यमातून झाला आणि त्यामुळे ते त्यांचे विद्यार्थी आणि मी पण त्यांचा विद्यार्थी. बलवान गौतम सरांचा तर मी विद्यार्थी आहेच. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, तुम्ही मला इथे बोलावलात आणि बोलण्याची संधी दिली, त्यासाठी तुंडुरवार सरांचा आणि मुख्यत्वे राज्यशास्त्र प्राध्यापक परिषद नागपूर आणि डॉक्टर VM पेशवे रिसर्च इन्स्टिट्यूट यवतमाळ यांचा मी मनपूर्वक आभारी आहे. डॉक्टर अलका देशमुख मॅम ह्यांनी पण इथे सहभागिता दाखवली आणि पूर्ण ऑर्गनायझिंग कमिटीने भरपूर मेहनत केलेली आहे ह्या कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी. त्यासाठी माझं मनपूर्वक धन्यवाद त्यांना. I extend my heartfelt thanks to them for such a wonderful program to have been organized by them, the organizing committee, Dr. Alka Deshmukh and Dr. Tundurwar sir. And I consider myself very lucky to have this opportunity to interact with you. As I said, people from across India will join, and since I'm more comfortable in talking to my audience in English rather than in Hindi, I would try to make it a bit of Hindi and bit of English. You may call it a sort of English. So I will try to interact with you in English. I hope I am audible to you properly. मेरी आवाज ठीक से आ रही है आपको, ये मैं मान लेता हूँ. अब मेरा जो विषय अभी परिचय करा दिया था, विषय के बारे में जो कहा गया था, मेरा विषय है कि कोविड-19 एंड आफ्टर कोविड-19 के बाद. अब तो कोविड-19 के परछाई में ही हम जिए जा रहे हैं. We are living under the shadow of this COVID-19 pandemic, which has taken toll across the world. It has taken many thousand precious lives, lakhs of precious lives across India and the world. We are still living under the shadow. अगर इसको हम एक टनल की तरह देखते हैं, तो as of now we don't see any light to the other side of the tunnel. कि जहाँ पे टनल खत्म होता है, तो ऐसा अभी तक कोई चीज नहीं दिखाई देता है. But still, दुनिया उम्मीद पे जीती है कहते हैं. So we will certainly come out of it, or if not today, tomorrow, and we will certainly have the previous atmosphere, environment, and the freedom of movement that we used to enjoy once again. As introduced, my topic of today's presentation is COVID-19 and after, the global world order, or the world order and India. So the structure of my presentation would be like this. I would like to outline the structure of my presentation. First of all, what I will try to do is I will try and explain what is meant by world order. World order se matlab kya hai, main wo samjhane ki koshish karunga. Then I will try and briefly touch upon the historical context of the the various world orders.
or various world orders dominated by certain hegemons in the international politics. International politics में एक जो बड़ा लीडर है, लीडर देश होता है, उसको हेजीमॉन कहते हैं. उस हेजीमॉन के लीडरशिप में जो वर्ल्ड ऑर्डर रहा है उसका ब्रीफली मैं बात करूंगा. And then I will also try to talk about the present world order, and try also to understand whether this world order is one or there are many world orders, and if there is any challenge to the existing world order, that I will also try to analyze and try to investigate in the course of my presentation. And then what will unfold after the COVID, or in the present circumstances, and how and what kind of role India will have in the emerging situation. This is this is the outline of my presentation. So first of all, what is meant by world order? So world order का मतलब क्या होता है? So world order can be understood in terms of politico-philosophical concept related to the nature and objectives of human life, which is observed and analyzed in the context of international relations. So in world order को समझते हुए international relations में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, it's a politico-philosophical concept. Political concept में philosophical concept है, and it involves, we will also understand later on, it involves states and the individuals that are constituted by the state. Then the concept of world order also includes the political, social, economic, cultural, and other possible aspects of interactions and relations between and among states. So there are different states, international community of states. जब अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में हम देखते हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी, अंतरराष्ट्रीय समाज में हम राष्ट्रों को समझते हैं. The main important actors in the international politics are the state. So these international, these actors in the international politics that are states, they interact with each other in terms of political interactions, social interactions, economic interactions, cultural interactions, and all other sort of interactions. Professor B.S. Murthy, in his book, he has written a book. That book was published by Kitab Mahal in Delhi. He, describes the world order. The name of that book, the name of the book is Studies in World Order. He refers to the world order in this book as a segment of international relations. World order deals with the maintenance of peace in the world and to the establishment of conditions in which wars do not pose threat to the survival of civilization and the mankind. How does it define the world order? He defines world order as a segment of international relations. World order deals with the maintenance of peace in the world and to the establishment of conditions in which wars do not pose threat to the universal civilization and the mankind. So world order essentially dominated by a particular hegemon. There is a concept called hegemonic stability theory. एक hegemonic stability theory को समझा जाता है, कहाँ जाता है, उसमें एक hegemon जो होता है international politics को वो regulate करता है. और most of the political commentators say that in order to preserve the existing or the status quo of the world order and to maintain peace and security in the international relations, there is a need of a strong hegemon, and a stable hegemon, the hegemon which has acceptability in the international community of states, and the hegemon which has a material and military capability. So what is the need of, what is the function of the world order, or what the world order does, as referred to by B.S. Murthy in his book, Studies in the World Order. He says that the world order is a segment of international relations. World order deals with the maintenance of peace in the world order and to the establishment of conditions in which wars do not pose threat to the survival of civilization and mankind. So the world order essentially tries to protect civilizations and mankind
from the threat of the wars, from the threat of the violence in the international politics. Similarly, Hedley Bull, he's one of the important political theorists in the international politics, international political theories. His book that he has written, the name of the book is The Anarchical Society, a study of the order in the world politics. The name of the book, again I repeat, The Anarchical Society, a world order in world politics. That is the name of the book. That book was published by the Columbia University Press. And in this book, Hedley Bull, as I noted earlier, he defines world order as patterns or dispositions of human activity that sustain the elementary or primary goals of social life among mankind as a whole. To repeat the definition again, he says the world order as a patterns or dispositions of human activity. So the idea of human activity, which aims at sustaining the elementary and primary goals of social life among mankind as a whole. So what is the primary goal? To live a peaceful and secure life. So that's the primary goal. And the world order essentially it does to protect that, aspiration, that basic human aspiration. Another definition by Suresh Mishra in his book, उन्होंने जो किताब लिखी है, उस किताब का नाम है गांधीयन अल्टरनेटिव, और उस किताब में उन्होंने कहा है, वर्ल्ड ऑर्डर का डेफिनेशन करते हुए उन्होंने कहा है, वर्ल्ड ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट्स, रिमेंबर दिस अगेन, world order constitutes a complex network of human beings on one hand and the sovereign states on the other, as I initially also discussed. So world order does not essentially always consist of states only. केवल राज्यों का ही समावेश वर्ल्ड ऑर्डर में नहीं होता है. So as I was referring to the definition given by Suresh Mishra, he says in his book, उनकी किताब जो है गांधीयन अल्टरनेटिव नाम की जो किताब है, in his book he writes that world order constitutes a complex network of human beings. Complex network of human beings. On one hand, एक side में human beings है, and on sovereign states on the other hand. So sovereign states दूसरे side में sovereign states है, both are rooted in the past. तो ये दोनों भी states है, उनका एक historical baggage है, past है, function in the present, तो उनका जो काम चलता है वो present में चलता है, and are driven by the images of the future, और उनकी future planning भी होती है. So essentially the individuals, इसका मतलब है कि जो states में जो individuals रहते हैं, primarily the primary actors of international politics, and we will have to agree this is a realist notion in international relations. जो वास्तववादी जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, जो कहता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में प्राइमरी एक्टर्स जो है, मुख्य कर्ता जो है, बाकी और कुछ ना हो करके वो स्टेट्स है, और वो स्टेट्स को प्राइमेसी देते हैं. तो इस डेफिनेशन में हम समझ सकते हैं कि इंडिविजुअल्स को उन्होंने इंक्लूड तो किया है, बट प्राइमरली द स्टेट्स, they have historical baggage, they function in the present, and they have certain plans for the future. So as I said earlier, there cannot be one order. So as we discussed now, this is a complex interdependence, complex interaction between the states, between different organizations, between different non-state actors, as well as individuals. And that is why, based on ideas and ideologies, there can be overlapping and, overlapping world orders that can exist simultaneously. तो बहुत सारे world orders हो सकते हैं. जब later part of discussion में हम देखेंगे, तो how there can be different kinds of world order, वो idea और clear होती जाएगी. उसके बाद में एक there is one important definition which is given, our substantial work है, उनकी जो किताब है उसमें that book was published, the book was written by Hayward R. Alker and some other authors. उन्होंने जो किताब लिखी है, उस किताब का नाम है 12 World Orders Debates which have made our days. 12 World Order Debates which have made our days. So ये किताब है, इस किताब में उन्होंने कहा है the acting units of the world order, or in the world order,
need not essentially be states, not only the states. Those states are primary actors, states primary actors hai, but they are not the only actors. So the world order also includes ethnics, the different ethnicities in different parts of the world, the nations, the nation in the sense नेशन स्टेट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और नेशन एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. राष्ट्र राज्य की कल्पना अलग है और राष्ट्र यह कल्पना अलग है. एक विशिष्ट भूभाग में रहने वाले लोगों को जब लगने लगता है, जो वेस्टर्न आइडियाज ऑफ नेशन की जब बात करते हैं, राष्ट्र की जो लिटरल ट्रांसलेशन जो हिंदी में अगर हम करेंगे तो उसको राष्ट्र कहते हैं. और ये राष्ट्र की कल्पना जो है लिटरल वर्ड्स में, जब एक विशिष्ट भूभाग में रहने वाले लोगों को किसी कॉमन आइडेंटिटी के आधार पर जब लगने लगता है कि वी आर टाइड टुगेदर, हम साथ में जुड़े हुए हैं, तो उस राष्ट्र की कल्पना आती है. तो as we were discussing this definition, उसमें एथनिसिटीज हो सकती है, नेशंस हो सकते हैं, फर्म्स मतलब डिफरेंट कंपनीज, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, फर्म्स हो सकती है, पार्टीज हो सकती है, इंटरेस्ट ग्रुप्स हो सकते हैं, क्लास हो सकता है, स्टेटस ग्रुप्स हो सकते हैं, आर्मी, चर्चेस, कम्युनिटी, स्टेट्स एंड एम्पायर्स कैन बी यूनिट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर. सो ये वर्ल्ड ऑर्डर में ये सारी चीजें जो है, एथनिसिटी है, नेशंस, फर्म्स, पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स, class, status groups, army, churches, communities, states, and empires can be units of the world order. So the world order is not essentially, to understand it further, the states are not essentially, consisting, the states are not only drivers of the world order, but though they are the main drivers of the world order, main rule makers, there are other non-state entities also that form the part of the world order. Therefore, the world order can be said to be as a product of ideas and ideologies. इसीलिए world order को हम, that is a product of ideas and ideologies pertaining to different aspects of life, politics, economic, commerce, ecology and culture. तो ये world order में जो different ideas है, different ideas in relation to the politics, different ideas in relation to economics, different ideas in relation to commerce, different ideas in relation to ecology and different ideas in relation to culture. ये सारी चीजें मिलकर के एक वर्ल्ड ऑर्डर को फॉर्म करने में. सो नाउ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द वर्ल्ड ऑर्डर की संख्या की जब बात करते हैं तो उसमें स्टेट्स इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है और स्टेट्स के साथ साथ इंडिविजुअल्स है, ह्यूमन बीइंग्स है. उसी के साथ साथ जो नॉन स्टेट एंटिटीज है, कम्युनिटीज है, एथनिसिटीज है, नेशनैलिटीज है, चर्चेस है, नॉन स्टेट एक्टर्स में फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस है, ये सारी चीजें मिलकर के, इवन फॉर दैट मैटर जो नॉन स्टेट एक्टर्स में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी हम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर कहेंगे. क्योंकि 2001 के बाद जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी और जिस प्रकार की वॉर ऑन टेरर की एक वॉर अमेरिका की ओर से छेड़ा गया अफगानिस्तान में, और बाद में जो मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार की एक्टिविटीज ईरान और फिर लीबिया, सीरिया और ये सारी जो कंट्रीज में, तो दे आल्सो, दीज नॉन स्टेट एक्टर्स आल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर. देयरफॉर व्हाट हमने कहा है कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स आइडिया सराउंडिंग द इशू एरियाज ऑफ पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इकोलॉजी एंड कल्चर. ये सारी चीजों को लेकर के डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट आइडियोलॉजीज जो है ये भी वर्ल्ड ऑर्डर को फॉर्म करती है. सो एक्टर्स as well as ideologies, सिर्फ actors नहीं but ideologies also. अब I will give you the last definition in relation to the world order. Thereafter I will try and explain 3 approaches to understand the world order, which I will talk later. जोहान गैलेटुम ये नॉर्वेजियन फिलोसोफर है. उन्होंने पीस स्टडीज नाम की जो इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस में पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज नाम की जो पूरी शाखा है, उस शाखा को बनाने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल योगदान दिया है. He has played a significant role. और उनको he is considered to be the father of the peace studies. जोहान गैलेटुम कहते हैं, और for most important thing that we need to understand is this, कि वो peace studies को conceptualize करते समय और वो नॉर्वे में उसका एक पीस स्टडीज इंस्टीट्यूट की शुरुआत करने के पहले वो भारत में आते, तकरीबन 2-3 साल रहते हैं वो वाराणसी से लेकर अन्य इसमें, और वो
हिंदू फिलोसफी, बुद्धिस्ट फिलोसफी, जैन फिलोसफी, ये सारी फिलोसफी को पढ़ते हैं, एंड देयर आफ्टर ही फॉर्मुलेट्स द आइडियाज ऑफ पीस स्टडीज इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। हमारे भारत में ये सारी आइडियाज हमारे यहाँ से आती है, हमने कभी इन आइडियाज पर काम ही नहीं किया। हम कॉपी कैट जिसे कहते हैं, जो वेस्टर्न लोग लिखते हैं, और वेस्टर्न डेफिनेशन जब हम देखते हैं कि वेस्टर्न किताब को रिफर करते तो हमें अपने आप को, हम अपने आप का गौरवान्वित महसूस करते हैं। अब जब कोई संस्कृत में बात करेगा हमसे, या संस्कृत का कोई वर्सेस की बात करेगा हमसे, तो हम कहते हैं अरे ये तो बैकवर्ड है, ये मे बी अ फंडामेंटलिस्ट। Anyways, coming back to the definition which is given by John Galtung, or his ideas in relation to the world order. John Galtung कहते हैं world order is something that integrates the actor oriented values. He says that world order is something that integrates the actor oriented values. उसमें actor मतलब states और individuals है, financial corporations से, churches से, ये सारे जो actors की हमने बात की। तो ये स्टेट एक्टर्स, ये जो एक्टर ओरिएंटेड वैल्यू जो है उसमें कौन सी चीजें है? पर्सनल ग्रोथ, सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, डाइवर्सिटी, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, ये सारी चीजें भी वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा बनती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी की जब बात करते हैं तो ये सारी चीजें जो पर्सनल ग्रोथ, सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, डाइवर्सिटी, विविधता, इक्वालिटी, समानता, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, ये सारी चीजें, एंड स्ट्रक्चर ओरिएंटेड गोल्स। एक्टर ओरिएंटेड गोल्स में कौन सी चीजें आती है? The actor-oriented goals consist the personal growth, socio-economic growth, diversity, equality, and social justice, and the structure-oriented goals. The structure means the national structure, the social structure. Structure में individuals जो actors है उसमें involve होते हैं। तो structure-oriented goals में आता है equity, solidarity, autonomy, and participation through the reduction of relevant power differentials. So relevant power differentials, so essentially Johann Galtung क्या कह रहे हैं? He is talking of creating a just world order, एक just world order को create करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि just world order के creation में equity, solidarity, autonomy and participation, ये सारी चीजों को होना चाहिए। और जो power differentials है, कुछ powerful countries है, filthy rich countries है, हाइपर सुपर पावर्स है, और कुछ कंट्रीज जो है बिल्कुल उनकी सॉवरेनिटी का कोई महत्व ही नहीं बनता है। ये जो पावर डिफरेंशियल्स है, ये पावर डिफरेंशियल्स को भी हमें रिड्यूस करना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द आइडियाज इन रिलेशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्लोबल और द वर्ल्ड ऑर्डर। नाउ आई विल ब्रीफली एक्सप्लेन द थ्री अप्रोचेस टू लुक एट द वर्ल्ड ऑर्डर। वन इज लिबरल अप्रोच, जिसको उदारवादी दृष्टिकोण कहते हैं। दूसरा एक मार्क्सिस्ट अप्रोच है, जिसे हम मार्क्सवादी जो दृष्टिक्षेप है, या फिर उसको हम सिद्धांत कहेंगे, एक अप्रोच है। और थर्ड अप्रोच इज द रियलिस्ट अप्रोच, which I think dominates, the realist approach dominates the structure of the international politics, conduct of the international politics, at least in the hands of the superpowers. जो realist, जो वास्तववादी जो विचारधारा है, जो दृष्टिकोण है, आज की अंतरराष्ट्रीय राजनीति को वो डोमिनेट करता है। वो हम चाइना, इंडिया, चाइना और बाकी चाइना के साथ जो बाकी कॉन्फ्लिक्टिंग परिस्थितियां है, जो लेटर पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन में हम जो डिस्कस करेंगे, तो हमें वो समझ में आएगा कि हाउ द रियलिस्ट डिस्कोर्स इज dominating or dictating the terms of present international situation, political situation presently. Now, as I said, I would like to briefly touch upon three approaches to look at the world order. The liberal or क्या कहते हैं उसको, उदारवादी जो approach है. The liberal approach says that the world order, for example, Immanuel Kant की जो perpetual peace की theory है, and then Hobbes, Locke, Rousseau और John Stuart Mill और जो भी परंपरा फिर बाद में चली है, these essentially say that the world order can be organized and the world order can be stable, secure, peaceful if that is organized around the principles of liberal capitalist democratic order. The liberal capitalist democratic order means जो existing जो अमेरिका का world order है, most of the European countries, primarily the Western European countries, जो political system को follow करते हैं, वो
पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको लिबरल अप्रोच हम कहेंगे। तो लिबरल अप्रोच essentially says that human beings are essentially equal. There is a possibility of cooperation between them. व्यक्ति अच्छे होते हैं, उनमें सहकार्य की संभावनाएं है, और वो मतलब ओरिजिनली innately वो कोई बुरे नहीं होते। Over a period of time, because of the circumstances, certain bad things can creep in the social structures, but essentially individuals in the society are good. Essentially, they are good by virtue of their character, and therefore there is a possibility of cooperation. How that cooperation can be, ensured? In order to ensure that cooperation, वो कहते हैं कि international organizations, आज के context में अगर हम देखें, the United Nations, the Bretton Woods institutions जो भी है, World Bank, International Monetary Fund, and then recently the organization that has come up, World Trade Organization, ये जो internationally norms, decisions, rules making body जो regimes है, इनके इर्द गिर्द में जो ऑर्डर को बनाया जा सकता है, अगर बनाया जाए तब जाकर के इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर आराम से बन सकता है, और उसमें पीस एंड सिक्योरिटी की पॉसिबिलिटी बनाई जा सकती है। परपिचुअल पीस थ्योरी जो इमैनुअल कांट की है, उन्होंने भी वही बात कही है कि सारे विश्व भर में अगर सारा डेमोक्रेटिक लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर अगर रहेगा तो आइडियोलॉजिकली सिमिलरिटी होने के कारण छोटे मोटे डिफरेंसेस आ सकते हैं, लेकिन दे विल सिट ऑन द टेबल एंड थ्रू अदर मींस सच एज मेडिएशन, नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन, इस प्रकार के पीस और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स जो है, इस मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करते हुए जो भी छोटे मोटे डिफरेंसेस होंगे, रेजोल्यूशन होंगे, ट्रेड रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, they can be resolved. That's a liberal approach. The Marxist approach, as we know, Marx has always looked at the society. Marx looks at the society through the prism of the class conflict. Class conflict के prism से देखता है। वो आहेरे वर्ग आणि नाहेरे वर्ग, मराठीमध्ये आपण जसं म्हणतो, हिंदी में जो आहे मतलब सर्वहारा और साधन संपन्न और साधन सीमित समाज जो है। तो साधन संपन्न, जिनके पास उत्पादन के साधनों की मालकी अधिकार है, उनको वो मार्क्स कहते हैं बुर्जुआ, ये बुर्जुआ लोग हैं। और जो वर्किंग क्लास है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, सर्वहारा जो है, उनको प्रोलेटेरियत। बुर्जुआ मतलब जो उत्पादन के मिल मालिक और मिल मजदूर, प्रोलेटेरियत, बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरियत। इसके बाद में हम बुर्जुआ प्रोलेटेरियत का रेफरेंस लेंगे। सो मार्क्स लुक्स एट द क्लास, the society as essentially the division between the two classes, the bourgeois class that has ownership over the means of production, and the capitalist and the working class. He also refers to that class as proletariat class, which is a working class which doesn't have anything at all. So he says that the state essentially, as we said, in a world order, states are the important actors, primary actors. The states essentially are the agents, or the states are essentially the agents to protect the interest of the bourgeois class, the rich class in the society. And the states, through various means and mechanisms, judiciary and various institutions, try and ensure the exploitation of the working class. That's the proletariat class. Proletariat class का bourgeois class की ओर से हमेशा शोषण होगा, ये मार्क्स का कहना है। और यही आइडियाज जो है मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी जो है, उसके बाद में लेनिन आते हैं, ग्रामशी के बाद में लेनिन है, और उसके बाद में इसी कड़ी में अगर हम देखते हैं तो जो डिपेंडेंसी थ्योरीज है, एजी फ्रैंक, समीर अमीन, इमैनुअल वॉलरस्टाइन, ये सारे जो विचारक जो एकला के यूरोपियन कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका की जो कमीशन बनी थी यूनाइटेड नेशंस के अगुवाई में, उस कमीशन में काम करने वाले मोस्ट ऑफ दिस इकोनॉमिस्ट, उन्होंने जो आइडियोलॉजी, ये भी मार्क्सिस्ट आधार है उसका। तो मार्क्स इसेंशियली क्या कहते हैं कि मार्क्स डजंट recognize the state in the international politics. He looks at international politics essentially. Marx as an idea, Marx की आइडिया जो है वो essentially पूरे विश्व को दो क्लासेस में, बुर्जुआ क्लास एंड प्रोलेटेरियन क्लास में देखता है। इसलिए मार्क्स कहता है कि विश्व के सारे मजदूरों एक हो, यू हैव नथिंग टू लूज, तुमको गवाने जैसा कुछ नहीं है। अगर कुछ गवाही दोगे तो ये सदियों से तुम्हारे पाँव में ये गुलामी की जो जंजीरें जकड़ रखा है तुम लोगों को, ये जंजीरें ही खो दोगे और खोने के लिए कुछ नहीं। He says
workers of the world unite together. You have nothing to lose. If you lose something, then it would be the chains in your, the chains that have chains and shackles that you are encircled with for ages. So इसी आइडिया को फर्दर करते हुए जब अभी मैंने डिपेंडेंसी थ्योरी की बात की, समीर अमीन, एजी फ्रैंक एंड रे गुंडेर फ्रैंक, और प्राइमरली ये सो लैटिन अमेरिका के जो ब्राजील, अर्जेंटीना, बोलिविया, मेक्सिको, ये जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के इकोनॉमिस्ट, जो इक्ला नाम की जो इकोनॉमिक यूरोपियन कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस की अगुवाई में जो शुरुआत हुई थी, उस कमीशन की पर काम करने वाले जितने भी जो इकोनॉमिस्ट थे, उनका ये उन्होंने कोर एंड पेरिफेरी मॉडल की बात। कोर मतलब जो विकसित राष्ट्र है उनको उन्होंने कोर कहा, और जो अविकसित राष्ट्र है उनको पेरिफेरी कहा। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये जो कोर होता है वो पेरिफेरी का एक्सप्लॉइटेशन करता है। तो इसी आइडिया को आगे फिर वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो इमैनुअल वॉलरस्टीन बात करते हैं, तो फिर उन्होंने कोर, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी की बात कही। उन्होंने कहा कि कोर सेमी पेरिफेरी का एक्सप्लॉइटेशन करता है, और फिर बाद में सेमी पेरिफेरी जो है पेरिफेरी का एक्सप्लॉइटेशन करती है। कोर मतलब विकसित राष्ट्र, पेरिफेरी को मतलब अर्धविकसित राष्ट्र, और जो बाकी जो पेरिफेरी है वो अविकसित राष्ट्र। तो क्या होता है कि ये हायरार्की है एक्सप्लॉइटेशन। इस हायरार्की को अगर डू अवे करना है तो सेल्फ क्या कहते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंसी को जोर देना पड़ेगा। ये डिपेंडेंसी का थ्योरी का एक मूलभूत एक पोस्टुलेट था, उनका एक सिद्धांत। तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी इसेंशियली ये सब कहते हुए मार्क्स कहते थे कि हाउ दैट इक्वल सोसाइटी इज टू बी एंश्योर्ड। क्योंकि मार्क्स इतना ही कहते नहीं है, मार्क्स तो एक जगह पे ये भी कहते हैं कि the philosophers have interpreted the world in different ways. The point is how to change it. मार्क्स कहते हैं कि जो दार्शनिक है उन्होंने अनेक प्रकार से विश्व का इंटरप्रिटेशन किया, वर्णन किया। अब वर्णन से क्या होगा भाई, उसको बदलना पड़ेगा। तो मार्क्स कहते हैं कि वो जो वर्किंग क्लास एंड द कैपिटलिस्ट क्लास, बुर्जुआ क्लास एंड सोशलिस्ट, द प्रोलेटेरियट क्लास, इनके कॉन्फ्लिक्ट में प्रोलेटेरियट्स विल एमर्ज ट्रायम्फेंट, प्रोलेटेरियट्स का विजय होगी। और उसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट, वर्किंग क्लास की तानाशाही, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। और वो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही जब आएगी तो द एंटायर प्राइवेट प्रॉपर्टी वुड बी अबॉलिश्ड, पूरी प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश हो जाएगी। इंडिविजुअल अक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी को अलाउ नहीं किया जाएगा। एंड इस प्रकार से क्लास जो है, द वर्किंग, द बुर्जुआ क्लास एंड द प्रोलेटेरियट क्लास, रिच क्लास एंड द पुअर क्लास, इस प्रकार का जो क्लास डिफरेंस है वो खत्म हो जाएगा। एंड सोसाइटी वुड बी अ क्लासलेस सोसाइटी। अब क्लास ही नहीं है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम that will lead to the creation of the stateless society, राज्य विहीन समाज का निर्माण होगा। That is utopia। ऐसा कभी हुआ नहीं। राज्य विहीन समाज का निर्माण करने वाले लोग और क्लासलेस सोसाइटी का निर्माण करने वाले, पहली रेवोल्यूशन रशिया में 1917 में हुई। हमको तो पता है 1991 में रशिया कोलैप्स, और वो स्टेट ही नहीं रहा। तो अब वो उन्होंने कैपिटलिस्ट मॉडल या फिर लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट मॉडल जो भी है, जिस प्रकार का मॉडल है वो डिक्टेटेड बाय व्लादिमीर पुतिन, उस मॉडल का निर्माण वहां पर हो गया। दिस इज अ मार्क्सिस्ट अप्रोच एसेंशियली। सो इसमें कोऑपरेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इट एसेंशियली बिलीव्स इन द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट पे विश्वास रखता है। आज की परिस्थितियों में अगर हम देखें तो आज का वर्ल्ड ऑर्डर जो है, अगर उसकी बात अगर करें, द वर्ल्ड ऑर्डर इज प्राइमरली डोमिनेटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड सर्टेन सम ऑफ इट्स एलीज, जो नेटो के अलायंस पार्टनर्स है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी कंट्रीज है, वो इसके मेंबर्स और इसके हम कह सकते हैं कि दे आर द द हर्बिंजर्स और the constituents of the existing world order, and primarily this world order is being dominated by the hyper superpower, that's United States. How United States is hyper superpower, I will give you some of the data that I have collected, though not so extensive, but in bits and pieces to to make you understand what I to substantiate my point, what I am trying to put. So this is we have talked about the liberal approach. We have also talked about Marxist approach. The next approach that I wanted to I wanted to touch upon is the realist approach. The realist approach primarily, it's not an economic approach,
It's primarily a political approach, a geostrategic approach, मुझे ये कहना. लेकिन geostrategic को primacy देते हुए वो जब इसकी बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स पे भी जोर देते हैं. What realists believe, जो तुसीडाइडस है, EH कार है, और जो सुनजू है, इसकी बात में हम कर सकते हैं. सुनजू है चाइना के फिलोसोफर. उसके बाद में मॉर्गन ताओ तक की जो आइडियाज है, बस essentially ये क्या कहता है कि it identifies, it says that in international politics there is anarchy. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई सुप्रानेशनल स्ट्रक्चर नहीं है. जैसे हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स है और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है जो रेगुलेट करता है सारे स्टेट्स को. बट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देयर इज नो सच काइंड ऑफ supranational structure that can regulate the behavior of the individual states or constituent states in the international community of states. So, and therefore every state, वो केनेथ वॉल्स की न्यू रियलिज्म की आइडियाज में प्राइमरीली ये बात आती है. तो वो क्या कहते हैं कि every state must do everything that it can within its capacity and possibility to further and protect its interest. There is no permanent foe, there is no permanent friend. What determines is your interest. Your entire approach, your entire strategy should be determined by the existing circumstances to further the interest of your state. आपके राष्ट्र के उद्देश्यों को, आपके राष्ट्रों के हितों को बढ़ावा देने के लिए जो कुछ भी कर सकते हो करना चाहिए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर में कोई इंटरनेशनल गवर्नमेंट नहीं है. और उसके लिए वो जो क्लासिकल रियलिस्ट है वो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन वो देन दैट वाज लेटर ऑन दैट डिड नॉट बिकम दैट मच एक्सेप्टेबल. और जो न्यू रियलिज्म की जो आइडियाज है, केनेथ वॉल्ट, जॉन मेयरशाइमर, द अदर डे प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करते हुए मैंने जॉन मेयरशाइमर की एक रिसेंटली इंडिया टुडे पे राहुल कंवल के साथ जॉन मेयरशाइमर का एक इंटरव्यू भी बहुत एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ था, स्टिल एग्जिस्ट. तो ये जो जॉन मेयरशाइमर है, केनेथ वॉल्ट्स है, ये सारे जो लोग हैं, इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई इंटरनेशनल गवर्नमेंट ना होने के कारण अपने राज्य को, अपने राष्ट्र को जो भी कर सकते हैं राष्ट्र, उन्होंने वो करने की कोशिश करनी चाहिए, अपने हितों को बढ़ावा देना चाहिए. ये इसेंशियली जो आइडिया थी, ये रियलिस्ट आइडियाज. तो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर की जब बात करते हैं हम, तो इज इट द ओनली वर्ल्ड ऑर्डर? तो जब से अगर प्राइमरीली जो मॉडर्न नेशन स्टेट की कल्पना की जब हम बात करते हैं, द मॉडर्न नेशन स्टेट की कल्पना जो है उसमें प्राइमरीली जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया मॉडर्न टाइम्स में हम 1648 में 30 इयर्स ऑफ वॉर के बाद, 30 सालों के युद्ध के बाद वेस्टफेलिया में जो संधि हुई थी, ट्रीटी हुई थी, that is known as Treaty of Westphalia, that took place in 1648. उसके बाद में जो नेशन स्टेट सॉवरेनिटी, ये सारी जो कॉन्सेप्ट आ गई और जो डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज आ गई, तब से जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स की कल्पना आ गई, ऐसा हम मानते हैं. वी अंडरस्टैंड that is the origin of the modern nation state, but however there was always the concept from time immemorial. In the western context, India में we have bigger states. उसके बाद में ये states जो state का emergence के साथ साथ अब क्या हुआ कि in order to create peace and security in the international politics, in order to respect each other's boundaries, sovereignty जिसको मराठी में सार्वभौमत्व कहते हैं, सार्वभौमिकता जिसे हिंदी में हम कहेंगे, संप्रभुता जिसे हिंदी में कहते हैं, मराठी मध्ये आपण सार्वभौमत्व असं म्हणतो. तर in order to protect that sovereignty, every country should respect that sense of sovereignty. त्या सार्वभौमत्वाला सगळ्यांनी आदर द्यायला पाहिजे, अशा पद्धतीचं एक कल्पना होती. But did that really happen? वो वास्तव में हुआ? No, that did not happen. What we have seen is with the onset of the Industrial Revolution, they initially started fighting with each other, the European powers. Primarily, that time United States was not in the international politics. That was not, and United States, आज का अमेरिका जो है, वो it was not an actor in the international politics. वो तो उसके बाद में later on 1773 or some American War of Independence के बाद एक strong country करके सामने आ जाता है. But till Second World War, United States
was not an important international player सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। तो हमने कहा कि 1648 के बाद सॉवरेनिटी, सार्वभौमत्व की कल्पना जो आती है उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, उसकी सारी बातें होती है। लेकिन वी हैव अंडरस्टूड, you know, with the industrial revolution, the greed for resources, the greed for more and more wealth, the European powers initially started fighting amongst themselves. Then they started, you know, exploring the different lands in different continents. They went to Latin America, they went to the today's United States, that's North America. They went to Asia, they went to Africa. They captured those territories by various, you know, strategies, by various, you know, tactics. So they not only captured the territories, but they robbed them of their resources. उनके संसाधनों को जबरदस्त उनका लूटा गया. You know, the various accounts, Professor Utsa Patnaik of Jawaharlal Nehru University, in one of her, you know, in one of her seminal works, she said that India alone somewhere contributed 25 to 30% of the world's GDP before the advent of the British East India Company. और उसके बाद में An Era of Darkness नाम की जो किताब शशि थरूर ने लिखी है, उन्होंने भी कहा है कि India alone before the advent of the British East India Company in India alone constituted 23% of the contributed 23% of the world's GDP. Now imagine, हम कल्पना करें कि 23% of the world's GDP alone India contributed. So what did they do? You know, the Industrial Revolution. They went in different parts. They fought amongst themselves essentially. They did not respect the sense of sovereignty. And not only that, they also started exploring the other continents to fulfill their greed, to suffice their greed, their desire for more and more resources, more and more wealth. And for that, they did everything possible, every inhuman act possible. And this idea primarily was guided by the Christian evangelical missionary ideas. ये भी हमें समझने की आवश्यकता है. First in India 1712 में the Islamic invasions, the Islamic invasion of spreading Islam across the world, Dar-ul-Islam की concept लेकर के आते हैं, and then Christianity converting entire the world into a Christianity, जिसे वो कहते हैं कि white man's burden, और बाकी जो लोग हैं जो नॉन वाइट है या फिर जो सेमेटिक रिलीजन है, प्राइमरली जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इनको छोड़कर के बाकी जो रिलीजन है वो हीथन्स है, वो डार्कनेस में रहते हैं, इग्नोरेंस में रह रहे हैं. एंड दैट इज व्हाई इट इज देयर रिस्पांसिबिलिटी, व्हाइट मैन बर्डन, ये व्हाइट मैन का बर्डन है. और ये बातें मेरे वर्ड्स नहीं है. एंड डोंट एनी वन ऑफ यू, आई थिंक you should not take it aggressively for the reason all these things have been written by Dr. Shashi Tharoor in his book Why I Am Hindu. इस किताब को आप रेफर करिएगा, उसमें ये सारी चीजें उन्होंने लिखी है. तो वो नॉन बिलीवर्स को वो काफिर, हितेन, हिडन, इस प्रकार की चीजें कहकर ब्लाइंडनेस में रहते हैं. उनको सत्य का वास्तव परिचय नहीं है. और इनके जो प्रॉफिट्स थे, मोसेस, जीसस और मोहम्मद, इन्हीं को भगवान ने खुद ने इनको सत्य का परिचय कराया था. इसलिए वो जो कह रहे हैं बिल्कुल अंतिम सत्य है, क्योंकि भगवान ने खुद ने कहा है बाकी लोग अंधकार में रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उनको वापस लेना अपना कर्तव्य बनता है. अगर वो सही ढंग से आते तो ठीक है, नहीं तो उनको फोर्स का इस्तेमाल करके, फोर्स एंड इंड्यूसमेंट, बोथ द थिंग्स, फोर्स सामर्थ्य का इस्तेमाल करते हुए या फिर इंड्यूसमेंट लालच देते हुए, ये दोनों भी चीजों का इस्तेमाल करते हुए अब उन्होंने सिर्फ उनके रिसोर्सेस को रॉब नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनके सांस्कृतिक सभ्यताओं को भी नष्ट करने की कोशिश की. मेक्सिको में फॉर एग्जांपल इनका और माया इस प्रकार की सिविलाइजेशन थी. एज़टेक सिविलाइजेशन थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द कंट्री, बट लैटिन अमेरिका, मेक्सिको के नजदीक आसपास एज़टेक नाम की सिविलाइजेशन. These civilizations are destroyed. अमेरिका की जो रेड इंडियंस लोग होते हैं, लोगों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके सिविलाइजेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया. दिस इज अ बारबैरिक हिस्ट्री ऑफ द यूरोपियन वर्ल्ड ऑर्डर. तो हमने कहा कि 1648 में द वेस्टफेलिया ट्रीटी सॉवरेनिटी, संप्रभुता की बात करती है,
दूसरों के भूप्रदेश, दूसरों की ताकत, सैन्य का, दूसरों की राष्ट्र की सार्वभौमत्व का सम्मान करने की बात करती है, लेकिन वो सिर्फ पेपर में है। इन फैक्ट जो हुआ है, आई वी नो द हिस्ट्री दैट वी डिस्कस जस्ट नाउ। But and this greed, then the colonial competition, imperial competition, जो colonies को ज्यादा से ज्यादा acquire करने की competition, ज्यादा से ज्यादा wealth को acquire करने की competition resulted in, तो उसका result ये हुआ कि the first world war, the first world war primarily, इसको world war क्योंकि इधर उधर की countries थोड़ा सा involve हो चुकी इसीलिए, लेकिन primarily it's a war fought on the European continent. The first world war, which was very destructive. Now they understood it was very destructive, and therefore they wanted to create a situation कि भैया इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को हम प्रोटेक्ट किया जाए, तो उन्होंने लीग ऑफ नेशंस का निर्माण किया 1919। बट द लीग ऑफ नेशंस की निर्माण करने की पूरी कल्पना जिन्होंने देखी, वुड्रो विल्सन, उन्होंने 14 पॉइंट प्रोग्राम रखा। यूनाइटेड नेशंस इटसेल्फ डिड नॉट बिकम द मेंबर ऑफ द यूएन लीग, यूनाइटेड नेशंस लीग, उसका मेंबर नहीं बने। बट ऑब्वियस इसका आउटकम यही होना था कि यूनाइटेड नेशंस लीग, द लीग ऑफ नेशंस टोटली फेल, कोलैप्स हो चुका। एंड वी नो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, व्हिच इज वेरी डिस्ट्रक्टिव, not only destructive, in the second world war on 6th of August 1942 and 45 and 9th of August 1945 on Hiroshima and Nagasaki respectively, they dropped atomic bombs and caused heavy destruction. The repercussions of that, उसके परिणाम जो है, we are experiencing till now, आज भी उसके परिणाम जापान में वहाँ की जो नए बच्चे जो जन्म लेते हैं, इस प्रकार की घटनाएं। But despite of all these things, with the formation of the United Nations and certain understanding, the new world order sort of is initially the world order before the second world war primarily was dominated by United Kingdom and some other powers like France, Germany. ये जो countries थी generally ये countries जो है they dominated. In the second world war के बाद we know there emerged two superpowers in the international politics. One is Soviet Union, USSR, और जो communist country है, and the second one is United States, the capitalist country. और हमने कहा कि उसके बाद की जो परिस्थितियां, जो कोल्ड वॉर, शीत युद्ध की परिस्थिति निर्माण हुई, the world was divided in two groups, and United Nations also, United Nations में जो 5 permanent members है, they never created a congenial circumstances to intervene wherever it was necessary in the international politics. जहाँ intervene करना था वहाँ पर नहीं हुआ, जहाँ नहीं होना था वहाँ पर हो गया. These United Nations also became a body which is for the namesake an instrument in the hands of superpowers in the international politics, primarily United States and Soviet Union. But because of Soviet Union के अपने contradictions के कारण, the process of disintegration of Russia started in 1989 with the fall of Berlin Wall and all these things. जो last president उनके मिखाइल गोर्बाचेव थे, और उसके बाद में we know that this entire Russia collapsed, and at the end of the Cold War ended, and there the new world order was created or came into existence, primarily dominated by one superpower, that is उसको हम कहेंगे unipolar world order, one pole being in the international politics being the United States. The United States, which is essentially a capitalist state, even if it's an expansionist, but it has certain democratic principles. वो soft power के, I will just take 10 to 12 minutes. Do I have that much of time? 10 to 12 minutes में मैं conclude करूंगा. Do I have that much of time? हाँ सर. Yes. Okay. Oh, okay. Yes. So the Second World War के बाद, because at the end of the Cold War, we have an emergence of the world order, which is dominated by one superpower, that is United States, which is liberal democratic in its characteristic, in its understanding. तो जो liberal democracy की जो बात करते हैं, तो
today's world order was for a very long time, and today also is dominated, dictated, and guided by by the tenets or dictates prescribed by the United States in particular, and its allies in the NATO, primarily Western European countries, Germany, United Kingdom, France. So, and Spain to an extent, Italy, these countries. So, what we have understood is this: the United States is not only a military power, but it is an acceptable, formidable, soft power also. So United States rules the world not only through the means of hard power, that's military power, but also the soft power, its culture, its values, its economic prosperity, its institutional framework, and that framework has become emulating examples across the world. जितना भी गाली दे भारत में बैठ करके भारत के अनेक प्रकार के लोग जो लेफ्टिस्ट और जो भी गैंग्स है, अब मैं एग्जैक्टली शायद नाम नहीं ले पाऊँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, पर लेना चाहिए और ठीक है, फिर भी मैं टालता हूँ। यहाँ पर बैठ के यूनाइटेड स्टेट्स तो ऐसी गाली देते हैं जैसे कि इनके घर में आकर के बॉम्ब डाल दिया है यूनाइटेड स्टेट्स। वास्तविकता में जिनको अगर अपॉर्चुनिटी मिले सऊदी अरब में जाने की और यूनाइटेड स्टेट्स में, दोनों भी अगर वीजा मिल जाए तो वो यूनाइटेड स्टेट्स में जाना पसंद करेंगे, सऊदी अरब में कभी भी नहीं जाएंगे या फिर चाइना में कभी भी नहीं जाएंगे। दैट्स अ फैक्ट। 99% cases में this is what happens. So now this hypocrisy, but what I was trying to say, this existing world order dominated by United States is not merely governed and dictated and run by only the means of hard power, but also with the means of soft power. That is its values, its food, its culture, its cinema, its institutions, educational institutions for that matter. If I get an opportunity to study in Jawaharlal Nehru University and the Harvard University, I will catch first flight available and go to the Harvard University. And everyone, 100%, 101% people will go to Harvard University, not in Jawaharlal Nehru University or Delhi University. So this is a fact. So this is how it is. Now, in the wake of, after the onset of this pandemic, COVID-19, now there is a discussion. Now we will come to the part of our conclusion. There is a discussion that the existing world order led by United States will not exist for more time. This would be replaced by the communist China. Now, communist China is an interesting character for that matter. Communist, मैंने शुरुआत में जो communist approach की जो बात की थी, they are essentially for the abolition of private property. They are absolutely against the capitalism. But China is a authoritarian capitalist state. जो dictatorship of proletariat की बात की, led by the communist party of that particular country. So China is authoritarian capitalist state. On the other hand, United States is liberal democratic capitalist state. The present world order is being governed by the United States, which is liberal capitalist state, and on the other hand, the another power which is authoritarian capitalist, a dictatorial capitalist regime or the state that is aiming to replace the existing world order and lead the world order. And I also said that ये जो world order को सिर्फ hard power से नहीं चलाया जा सकता है, it has to be associated with the soft power. As in case of United States, it's not just military power, it is also about its soft power, that's its cultural values, its institutions, its vibrant media, vibrant civil society and all these things. Recently ये जो जॉर्ज फ्लॉयड को मारा गया तो हमने देखा कि वहां पर किस प्रकार के आंदोलन हुए। इस प्रकार का आंदोलन चाइना में हो सकता है कि इन 1979 और लेट 1970s में जब तिएननमेन स्क्वायर में वहां के स्टूडेंट्स कुछ डेमोक्रेटिक चीजों को लेकर के, राइट्स को लेकर के मांग पर उतरे, तो उनको द आर्मी भेजा गया, आर्मी अपने लोगों के खिलाफ, पुलिस नहीं आर्मी, and the army brutally killed those students. So now understand this, China, okay, China, there is no doubt that China is economically doing substantially well. It's, in terms of, it has become a hub of the global supply chain. It's the center of the global supply chain.
its manufacturing hub of the world. China has utilized the process of globalization for its selfish purposes, neglecting the interest of other countries. But China is authoritarian regime. China का acceptance जो international politics में है, international community of states में है, international institutions में है, financial corporations में है, individuals में है, China का acceptance नहीं है. And that is why I say, this is my analysis as a student of international politics का छात्र होने के नाते, my understanding is that China's acceptance in the world order as a leader is not acceptable to the communities, to the corporations, to the individuals, and to the states as well. Maybe, China के अगर कुछ पैसा वैसा देता तो ले लेंगे, लेकिन China goes and builds projects. On the other hand, India की बात जब की जाती है, India goes and builds relationship. China project बनाता है, India relationship बनाते हैं. वो African continent पे जहाँ India गया है, we have forged relations. And China has only built projects. Some of them have stood against China. That we will talk about later also. So हमने कहा कि would the existing world order change led by the United States, that's capitalist, liberal, democratic state, ये जो lead कर रहा है United States, would that be changed and would that be replaced by China? And even for that matter, जो empirical, मतलब मैं normative sense की बात नहीं कर रहा हूँ, normative मतलब prescriptive बात कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. I am also telling you certain empirical evidences to substantiate my claim that international world order as of now would be dominated by United States and not by other countries. There is no possibility that some other country can replace United States. For example, now I will try to identify my argument. I will try to put my argument in terms of global strategic world order, then financial world order, then political world order. The three world orders, as initially also हमने जो discuss किया था, हमने कहा कि different kinds of world order exist करते हैं. तो हमने जो world order की बात कर रहे थे, जो geo strategic और global strategic world order की बात मैं करूंगा, एक financial world order की बात करूंगा और political world order की बात करूंगा कि इन सब सेंस में क्या चाइना superior ठहरता है. Now let's talk about global strategic world order. So in terms of military expenditure, the United States spends $610 billion. $610 billion. On the other hand, China's military expenditure is $228 billion. Second thing, the United States as of now has 20 aircraft carriers. Aircraft carriers मतलब ऐसे बड़े जहाज की जिस पर एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, बिल्कुल उसने जहाज पर जो रनिंग स्ट्रिप्स वगैरह जो होती है. So United States has 20 aircraft carriers. On the other hand, China has only 2 aircraft carriers as of now, and third is in the process of build up. वो तीसरी बना रहे हैं. And now also, and another thing, United States, as I said, as a hyper superpower as of now, maintains 800 military bases, 800 military bases around 70 countries. On the other hand, China has only 1 military base that is also built in Djibouti करके area जो है Horn of Africa, African continent में, they have built 1 military base. And therefore, now we have understood that there is tremendous disparity in terms of military expenditure, in terms of aircraft carriers, in terms of, military base around the world, and many other things. And therefore, there is no comparison. China cannot pose a threat to the United States. As of now, United States continues to be the global hegemon, the hegemon of the existing world order, the hegemonic stability theory की जो मैंने बात की. On the other hand, but yes, geostrategic or global strategic world order की जब हम बात करेंगे, so we must understand one thing, and that is
there are two powers. We cannot negate the strategic powers of Russia till date. आज तक रशिया की strategic powers को हम negate नहीं कर सकते. Russia also has tremendous military power, nuclear warheads and all. So I would say in terms of global strategic world order, United States and Russia are the dominating actors, dominating players in the existing global strategic world order. Together, Russia and United States together have 6,000 warheads. 6,000 warheads है, मतलब warheads मतलब nuclear जिस पर लाद कर ले जाया जा सकता है. They have 6,000 warheads, and on the other hand, China has only 290 warheads. That is why there is no comparison in terms of the military parity. There is tremendous disparity. Parity नहीं है, समानता नहीं है, बहुत सारी असमानता है. And that is why I can say that the existing geostrategic global world order is going to be dominated by the United States. The second thing, the financial world order that I was talking about, the financial world order also is dominated by the United States. If we know what is the currency of global transactions, global exchange. So as of now, countries across the world try to transact and prefer to transact in dollars. Even though the European euro has come up, the European Union का जो euro आया हुआ है, तब भी लोग dollars को ही पसंद करते हैं. Now there is something called SWIFT, SWIFT, जो SWIFT जो money transfer की mechanism है international. उससे पैसा transfer, money transfer किया जाता है. Military economic aid जो है, assistance है, वो भी transfer किया जाता है. And foreign investment, foreign direct investment, FDI investment वगैरह की जो बातें हम करते हैं, that all money is transferred through the SWIFT, SWIFT, and this SWIFT is primarily governed, dominated, and run by the United States of America. Second thing, there are two important cards that we use to transact, and that is Visa and MasterCards. These are essentially are the products of United States, Visa card and the MasterCard. And other thing, the China has also introduced this wallet, but most of us, if I talk to my senior colleagues who have more than 25, 55 years and above age, उनकी अगर मैं बात करूँ, my respected elders, you will always identify आपका जो कार्ड आता है उसमें वीजा लिखा होता है, मास्टर कार्ड लिखा होता है, आपको पता है. स्विफ्ट जो वॉलेट होता है कि उसमें आपको कार्ड लेना भी नहीं है, कंप्यूटर में पैसा डालना है, उसी पैसे का इस्तेमाल करके आपको ट्रांजैक्शंस करने. हाउ मेनी ऑफ यू यूज दैट? ओनली सम ऑफ द यंगर जनरेशन, माय एज और इवन यंगर टू मी, ये इस उम्र के जो लोग हैं, they use the wallet. United States has invested in Paytm also, but Visa और MasterCard का अभी भी चलन सबसे ज्यादा है. United States, China has also tried to introduce its currency, जो RMB yuan currency जो है, उस currency को क्या किया है कि it has tried to introduce that in the International Monetary Fund as a basket of currency for the international transactions, and China is trying so hard to to give it a credibility of international transaction, the currency of transactions, but the world community hasn't accepted it. Even in these terms also, we can say that the global financial order also is dominated by United States of America and not China. Now the next thing that I will talk about, I will take some 5-6 minutes of time and then I will conclude my entire presentation here. The last world order that we would talk about is a global political world order. Now, global political world order is primarily a vast concept. Now, we need to understand certain events in the wake of the COVID-19. COVID-19 में क्या हुआ कि as per some of the reports, the COVID-19 patient was found in the month of November, 17th of November, 2019. And
by 2000 and by 20th of December 2019, it became now by January. By January, it became quite clear, and some of the doctors in Wuhan Central Hospital, primarily Dr. Dr. Li Wenliang. The name of the doctor is Dr. Li Wenliang. He told the administrators in China that we have found abnormal virus and some patients suffering from this abnormal virus. As I said, that was found in the month of November. By December and January, it became quite clear that this virus has the possibility of human to human transmission. एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को transmit होने की उसकी possibility है. Some of the doctors are reporting that to the administrators. What does United States do is, China does, sorry, I'm extremely sorry, the interchange is happening. What China does is, उस डॉक्टर को अरेस्ट किया जाता है ये कहकर कि he is trying to create fear psychosis in the minds of people. वो और डॉक्टर को अरेस्ट करके and then later on he himself suffers from the COVID virus, COVID disease, COVID pandemic, and this contagion then kills him. वो मर जाता है डॉक्टर. He dies on the 7th of February 2020. So, and what was in all this time, what was the World Health Organization doing? World Health Organization, WHO है, which is responsible for creating awareness and containing the spread of the disease internationally. What was the World Health Organization led by Tedros is doing? It is doing nothing. In fact, in between, in the month of December, Tedros comes in China and he appreciates and praises, Xi Jinping's regime in China, saying that China is doing stupendously well. It is containing the disease and all these things. Now, what happened was this, that China tried to manipulate and, take certain international organization hostage to it for its selfish interests. The World Health Organization, in particularly led by Tedros, did not give any information to the international community. Another important thing, एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है हमें समझने की आवश्यकता है. Another very important thing, and that is, how come the Wuhan virus or the Chinese virus, जो Wuhan, जो Hubei नाम का province है China का, the Hubei province of China, and the capital city of that Hubei province is called Wuhan city, and the Wuhan city is internationally, locally, nationally in the sense in China, as well as internationally well-connected city. It is the hub of the commercial activities in China. And as essentially also, initially I also mentioned that China is the center of the global supply chain. China is also the hub of the manufacturing, world's manufacturing. सबसे ज्यादा अगर मैन्युफैक्चरिंग कहीं होता होगा तो चाइना का होता है, क्योंकि चाइना क्या करता है कि वहां पे अपने मजदूरों को कम से कम दे करके मार के पीट के काम करवा लेता है, और इसलिए उनका जो प्रोडक्शन, जो हमारी चीज यहाँ पर 5 रुपए में मिलेगी वो 1 रुपए में या 2 रुपए में आपको बेच देता है. एंड दैट इज व्हाई एक्सप्लॉयटेशन, ट्रेमेंडस एक्सप्लॉयटेशन. रिसेंटली ये बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स को लेकर के सोनम वांगचुक, जो who is also known as, उन्होंने आइस तुफा का वगैरह जो प्रोजेक्ट उन्होंने किया है, 3 इडियट्स में फुंगशुक वांगडो का आमिर खान रोल किया है, और कुछ हद तक उनकी उनका जो है सोनम वांगचुक जो है लद्दाख में अभी काम करते हैं, उन्हीं से प्रेरित होकर के वो कैरेक्टर का एक आइडिया आई थी. तो वो फुंगशुक वांगडो, सोनम वांगचुक ने कहा, जब वो कह रहे थे कि व्हाई शुड बी बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, तो चाइना के प्रोडक्ट को जब हम बॉयकॉट करने की जब बात करते हैं, वी आर नॉट बॉयकॉटिंग द चाइनीज पीपल, वी आर बॉयकॉटिंग चाइनीज कम्युनिस्ट अथॉरिटेरियन रेजिम. कम्युनिस्ट अथॉरिटेरियन रेजिम को हम बॉयकॉट कर रहे हैं. द कम्युनिस्ट अथॉरिटेरियन रेजिम व्हिच एक्सप्लॉइट्स इट्स वर्कफोर्स, इसके वर्कफोर्स को एक्सप्लॉइट करती है, उनका शोषण करती है, और इंटरनेशनल मार्केट्स में डिफरेंट कंट्रीज में अपने चीप प्रोडक्ट्स डंप करती है. इतना ही नहीं, वहां की जो लोकल इंडस्ट्री को खत्म कर देती है. आप देखो हमारे यहाँ पर पटाखे, अगरबत्ती और दिवाली को सजाने के सामान भी हम चाइना से खरीदने लगते हैं. तो व्हाट हैज हैपेंड इज द लोकल इंडस्ट्री इज डाइंग and we are becoming more and more dependent on China.
China is using the globalization for its own purposes and trying to create resentment in the international politics. Now, so China did not give this information to the world. The Chinese virus, Wuhan virus, इसकी information world को उसने China ने कभी दी नहीं. And what ultimately what it transpired into, और मैं कह रहा था कि चाइना का जो ये वुहान सिटी है इंटरनेशनली वेल कनेक्टेड सिटी है, नेशनली वेल कनेक्टेड सिटी है, कैसे चाइना में सिर्फ वुहान के आसपास ही ये वायरस का फैला हुआ और बाहर किसी अन्य शहर में नहीं हुआ, जो शंघाई और बीजिंग और नजदीक के शहर है उसमें कैसे नहीं हुआ, चाइना के अन्य हिस्सों में कैसे नहीं हुआ, और अचानक वो इटली में इतने बड़े तेजी से कैसे फैला, स्पेन में इतने बड़े तेजी से कैसे फैला, यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में इतने तेजी से कैसे फैला, उसके बाद में वो यूनाइटेड स्टेट्स में कैसे फैला. Now the international community wants an answer from the China, and China is in bad trap. China is badly caught up in this. और चाइना का वो जो अभी China has become nervous about it. One thing. Second thing, जो BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं, which is an ambitious project which was trying to connect the Asia and the Europe. So initially most of the countries became part of it, understanding and sensing the benefit for themselves, but later on they now realize that China is creating a lot of havoc for the world outside. और चाइना ने जो भी प्रोजेक्ट्स चलाए हैं वो कोई एड नहीं दे रहा था. चाइना was giving them the loans, and most of these countries, for example Sri Lanka, Malaysia, Thailand, all these countries which fell in the trap of China, अभी वो डेट ट्रैप में फंस गए हैं, चाइना के अधीन बन गए हैं, चाइना को वो कुछ भी कर नहीं सकती क्योंकि चाइना के कर्जे में डूबे हुए हैं. तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ये सारे फैक्टर्स की वजह से चाइना पर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का विश्वास होना चाहिए, आई मस्ट से the political world order में जो है चाइना चाइना को जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो नहीं है. On the other, also मैंने कहा कि ग्लोबल हेजिमॉन जो होता है वर्ल्ड ऑर्डर का जो म्होरक्या असतो इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स मध्ये, तो म्होरक्या जो असतो तो पूर्ण नियम ठरवतो. बरं, घरचा एक महत्वाचा व्यक्ती जर असेल, घराचा प्रमुख व्यक्ती असेल, त्याच्या जबाबदाऱ्या पण असतात, बरेच स्वतः त्याग करतो आणि इतरांसाठी करतो. For example, in the existing world order, United States is the hegemon, and United States has been doing various different kinds of work. So far, we have understood that China, the United States, was in the leading role in terms of nuclear non-proliferation, the treaties in relation to nuclear non-proliferation, CTBT, NPT, and all these treaties. Then climate change initiatives. Recently, under Donald Trump's leadership, it is receding, but till Barack Obama, it was in the front leading role. Small arms proliferation treaties, and it also was in the leading role in terms of containing various activities in relation to the drug trafficking, human trafficking, and all these initiatives. Where is the China? इन सारी चीजों में China कहाँ है? The war on terror जो United States ने लड़ा, उसामा बिन लादेन, मुल्ला मोहम्मद उमर के दौड़ा पाठीला पाया लागेपर्यंत पळवू मारलं. Did China do it? In fact, China supports the terrorists in different parts of the world, not in their own country. अपने आप में नहीं करता है, वो बाहर के लोगों को करता है. सिंजियांग में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कहता है कि वो सेसेशनिस्ट है, वो अलग होना चाहते हैं, वो टेररिस्ट है, उनको बड़ी बुरे हाल कर रखे हैं. लेकिन बाहर पाकिस्तान में अन्य जगहों पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भी सपोर्ट कर रहा है. जो इंटरनेशनल लीडर होने के, वर्ल्ड ऑर्डर में लीडर होने की जो भी लक्षण होने चाहिए, चाइना के उसमें से कुछ भी लक्षण नहीं. Not only that, one important thing that I wanted to mention was that China has adopted its expansionist policies. इंडिया की बात तो है ही, हम देखेंगे बात को तो करेंगे ही, जैसे वो LAC पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इंडिया को कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है. So far, China has grabbed 43,000 square kilometers of India's land. अब it was only after 2014 के बाद ये गवर्नमेंट जो है डोकलाम और नाउ
पैंगोंग से और बाकी जो 4 एरियाज है वहां पर चाइना को कंटेन करने की और चाइना के लिए खड़ा हो रहा है। बाकी पहले तो कुछ नहीं होता। और बट इट्स नॉट ओनली इन केस ऑफ इंडिया। चाइना की जो लड़ाई है वियतनाम के साथ है, चाइना की लड़ाई ऑस्ट्रेलिया के साथ है, चाइना की लड़ाई हांगकांग जो उनका एक ऑटोनॉमस रीजन है उनके साथ है, ताइवान के साथ है। एंड चाइना की अक्रॉस छोटा मोटा श्रीलंका और नेपाल जो मुल्क है ये लोग, इनको अगर छोड़े हम तो किसी के साथ भी चाइना के अच्छे रिलेशंस नहीं है। So now what is the way forward? China, that is why politically also China is not in a position to lead, and most importantly China doesn't have the material capability to lead the world order. वर्ल्ड ऑर्डर को लीड करने के लिए चाइना के पास मटेरियल कैपेसिटी नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस प्रकार से अब ये कोविड के वेग में जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई है, अब जिस प्रकार की परिस्थितियां अनफोल्ड होती जा रही है, चाइना जापान and United States, Australia, and some other countries, which were major trading partners, including India, which were major trading partners of China, are thinking about withdrawing their investment, their companies out of China. China से बाहर लेने की बात कर रहे हैं। As of now, China का जो 430 बिलियन ट्रेड सरप्लस है, मतलब ट्रेड सरप्लस है मतलब क्या है कि उनका ज्यादा ट्रेड है, तो वो उस ट्रेड सरप्लस में इंडिया का 50 बिलियन है और यूनाइटेड स्टेट्स का अलोन 360 बिलियन। सो ये दोनों ही कंट्री का 410 बिलियन आउट ऑफ 430 बिलियन, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया टुगेदर constitute 410 billions of the trade surplus that China enjoys as of now. If given the fact that China, because of its authoritarian and its urge to suppress the information, not telling the things to the international community. If China had well in advance informed the international community about the spread of the disease, the human-to-human transmission possibility of the virus in the December itself, when, as I said, on 17th of November, the virus was found, certain doctors started talking about it. Instead of suppressing their voice and persecuting them, if China had given this information to the international community, and if China had informed the World Health Organization that such a virus we have found out and it has a possibility of human-to-human transmission, and if China had locked its Hubei province, primarily Wuhan city, and if it had not allowed the flights, international commercial flights and international carrier flights coming from the outside and going from China, there was a huge possibility that disease would not have spread to this extent. This would not have caused havoc in Italy. This would not have caused havoc in Spain, France, Germany, and other countries, the United States also. And India is also facing that. We still are living under the shadow of the pandemic. So because China suppressed this information, we are facing this tremendous difficulty, and world will not forgive China for this. Another thing, China has, when entire world is fighting against this pandemic, इस वायरस के साथ लड़ाई लड़ रहा है, बहुत सारे जो कमेंटेटर्स इसको थर्ड वर्ल्ड वॉर कहते हैं। ये ह्यूमंस और नॉन ह्यूमन, मानव और वायरस के बीच का जो थर्ड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, what is China doing is China is trying to grab the land on South China Sea, East China Sea. It's saying that हम ताइवान को जोड़ देंगे, ताइवान हमारा राष्ट्र है। इंडिया को वो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को वायलेट कर रहा है, वो अंदर घुस रहा है, इंडिया की टेरिटोरी का कब्जा रखने की बात कर रहा है। In all such circumstances, there is a strong possibility that the international community will come together, come together to contain the aggressive posturing of China. China की aggressive posturing को contain करने के लिए international community will come together, and for that matter, India ने जो quadrilateral जिसे कहते हैं, उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑलरेडी इंडो पैसिफिक रीजन जो है, जो हिंदी महासागर का जो प्रदेश है, इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं, उसमें क्वाड का निर्माण किया ही है। अब हमने राहुल गांधी और कांग्रेसी लोग कुछ भी कहे, अब मुद्दा यह है कि वो क्या और भी कह सकते हैं। रिसेंटली हमने राजीव गांधी नेशनल फाउंडेशन में हमने देखा है कि चाइना के एम्बेसी ह्यूज फंड्स
बिलियंस ऑफ फंड्स जो है वो यहाँ पर इनको डोनेट कर रही थी, सब्सिक्वेंटली वो डोनेट ही करती रही है। एंड अब इससे पता चलता है कि हाउ सिस्टमैटिकली इन द कांग्रेस रेजिम, यूपीए फर्स्ट एंड यूपीए सेकेंड के टाइम में ऐसी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया गया ताकि एक अनइक्वल जो ट्रेड टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो बने। चाइना का ट्रेड सरप्लस बढ़ता गया हमारे, और हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है चाइना के साथ, मतलब हमारा जो नुकसान घाटा होता गया, चाइना का फायदा होता गया। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चाइना की छोटी छोटी दिवाली के घर सजाने की चीजें भी, दिए भी हम चाइना के बनाए हुए इस्तेमाल करने लगे हैं। ये प्रीवियस रेजिम का परिणाम है जो अभी गाली दे रही है दूसरी सरकार। I am not talking on behalf of any government. What I'm trying to inform you is this, that the hypocrisy when the China is at your doorstep, China तुम्हारे doorstep पे खड़ा है, instead of condemning China, you have started questioning the Indian government leadership, Indian leadership. And at this hour, only Congress, nobody else, except all other parties, Nationalist Congress, the Mamata ki, Mayawati ki, or सारे socialist parties, everybody is supporting only Congress. The Rahul Vinci and Sonia Antonio Maino जो ये लोग है, यही लोग, these are the people who have been opposing this idea, which is very questionable, but people will not forgive them for that. So now what which I tried to project was this, that in terms of military strategic world order, in terms of financial world order, and in terms of political world order also, the United States and the entire world order, which is liberal democratic, which is open, transparent, जिसमें open है, transparent है, उनका एक vibrant media है, openness है, वो जो ऑर्डर है आज भी सुपीरियर पोजीशन पे है, जो चाइना की पोजीशंस को, चाइना के प्रॉब्लम्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं और चाइना की अपॉर्चुनिटीज को ओवर एस्टिमेट करते हैं। फैक्ट यह है कि 1960 के बाद चाइना कोई भी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ा है और कोई जीता नहीं है। वियतनाम के साथ जो युद्ध किया था, बड़ी मार खा के वापस आया हुआ है, दैट इज अ फैक्ट। इसलिए जो चाइना की कैपेबिलिटी को ओवर एस्टिमेट करने वाले कुछ यहाँ के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो पैथोजेंस है, जो कोविड-19 की तरह यहाँ के कुछ जो कोरोना वायरसेस है, the coronaviruses need to be the coronaviruses in India, not only in India, in different parts of the world also, these coronaviruses overestimate the capabilities of China and underestimate the problems that China is facing. Tibet, Xinjiang, Taiwan, with India and other parts of the world, there is a huge problem to the BRI initiative, OBOR जिसे कहते हैं, One Belt One Road initiative, ये सारे problem. Now the problem is this: can India alone fight against China? The answer to that at this moment, in my understanding and in my analysis, the answer to that is no. India will have to form alliances, as India has entered into this quadrilateral alliance. That's India, China, India, Japan, United States, and Australia, the 4 countries together. And also other countries will also have to be brought on the board. And that circumstances need to be created. What role will India have in this emerging world order if there is any emergence or the changing circumstances? The circumstances after COVID-19, the circumstances that previously existed would not remain the same. The circumstances would change, and India will have to explore the opportunities in this changing scenario for that. And India has every reason to be an important player in the new emerging global order, for the reason that India की जो philosophy की बात करते हैं, India ने कभी भी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि होकर स्वतंत्र मैंने, कब चाहा कर लूं सबको गुलाम। हमने तो हमेशा चाहा है कि एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, एक व्यवस्था बनी रहे, और वो हमारी ये आज की परंपरा नहीं है, वो कई सालों की परंपरा है। जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सारी वसुधा ही कुटुंबकम है, कुटुंब है। और फॉर एग्जाम्पल हमारे मराठी में
जो पसायदान है, आता विश्वात्मके देवे एने वागयज्ञ तोषावे तोषो निमंत्र्यावे पसायदाने, त्याच्यामध्ये काय म्हणतात, जे खळांची व्यंकटी सांडवत्या सत्कर्मी रती वाढो, भूपा भूता परस्परे जडव नात्र जीवाचे, दुरितांचे तिमिर जाओ विश्व सधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछल तो ते लाहो प्राणी जाते. और not only human beings, we have also the ecology. संत तुकाराम महाराज क्या कहते हैं, ये वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे, पक्षी ही सुस्वरे आळवती, येणे सुखेवरे एकांताचा वास, नाही गुणदोष अंगा येत. तर वृक्षवल्ली वनचरे ह्यांना पण आम्ही मित्र म्हणतो. ही दिस फिलॉसफी that is so encompassing, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्. किसी सबको कल्याण करने वाली हमारी सभ्यता है. And that is why we never have believed in attacking somebody, encroaching on somebody's sovereignty and disrobing of their authority, sovereignty. And that is why world will believe in India. मुझे लगता है इस दिशा में आत्मनिर्भर भारत, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री साहब ने ये जो बातें अभी कही, आत्मनिर्भर भारत को 5 चीजों पर उन्होंने बल दिया है. उन्होंने इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड की जो बात की है, मुझे लगता है इसके माध्यम से अगर हम इसको सही से टैप इन कर पाए, हमारी एनर्जी को टैप इन कर पाए, तो मुझे लगता है कि वी विल क्रिएट आवर प्लेस इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इमर्जिंग अ न्यू काइंड ऑफ और द न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें वर्ल्ड ऑर्डर में होंगे, नए एक्टर्स आएंगे, उसमें इंडिया कैन बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्टर्स. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर, इंडिया का चयन हो गया है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी इंडिया ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले की है. एंड इंडिया विद इट्स फिलॉसफी, इट्स कल्चरल वैल्यूज, विद age old philosophy, the philosophy that has been talked about in Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism, इस philosophy में जो भी बात हुई है, मुझे लगता है India will offer an alternative, an option, and also teach one thing or the two things to the international community also. And last three amendments that I will refer about, and in 1 minute I'm going to conclude. एग्रीकल्चरल सेक्टर में 5 जून 2020 को मुझे लगता है इस आत्मनिर्भर भारत के ही इसका गवर्नमेंट हैज started taking initiative. Government has come up with 3 landmark reforms in agricultural sector. The first one is the Essential Commodities Act. The second one is Farmers Produce Trade and Commerce Production and Facilitation Act. And the third one is Farmers' Empowerment and Protection Agreement on Price Measure Farm Services. ये जो third act है, the 3 acts primarily try to give more autonomy, authority to the agricultural sector, to the farmers, and to give wide-ranging possibilities for farmers to trade in the different kinds of markets. So with this, I'm really thankful for you to have listened to me. Some of you might be on the verge of sleeping, but still you took out time and listened to me for such a long time. I don't know, did I make any sense, but kept blabbering for such a long time. I'm really thankful for you to have me on the board, and thank you so much. Thank you. सर धन्यवाद. आणि थोडंसं म्हणजे सॉरी पण, कारण वेळेच्या अभावांमुळे आपलं थोडंसं मधात डिस्टर्ब झालेलं होतं आणि त्याच्यामुळे टाइम पिरियड आपला थोडासा हे झाल्यामुळे मला वाटतं की पेशन्स जे आहे ऐकणाऱ्यांचे, त्या ऐकणाऱ्यांच्या पेशन्सचे थोडासा भाग यायला लागलेला आहे. तुम्हाला कदाचित आलेलं असेल. सर थैंक्स टू योर अप्रोच एंड आपने जो बात रखी सर, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ. अत्यंत सुंदर, समर्पक और अप्रतिम आपने भाष्य किया वर्ल्ड ऑर्डर एंड इंडिया इस टॉपिक के ऊपर में, और दिन भर चले यानी 2.5 घंटे से हम लोग शायद 3 घंटे से आज जुड़े हुए हैं. डॉक्टर गौतम सर और आपने बखूबी से अपने विषय को न्याय दिया है और भविष्य में भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सर. मनपूर्वक, हृदयपूर्वक हम लोग धन्यवाद देते हैं. इसके पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो फीडबैक लिंक के लिए सभी के फोन आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज है,
आप सभी को फीडबैक लिंक मिल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट्सएप के ऊपर या मेल के ऊपर में हर एक को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके लिए भी कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पर हमारे साथ सहयोग किया, सहभागिता दर्शाई, इसीलिए मैं आपके साथ में आपका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। खास कर टेक्निकली जो प्रॉब्लम्स आते हैं हमेशा हम लोग इतना कर नहीं पाते, लेकिन मेरा जो बेटा है वेदांत टुंडुरवार, उसने सुबह से लेकर अभी तक यानी शेड्यूल डालना, उसको कवर करना, आप तक पहुंचाना, कांटेक्ट करना, ये सब कुछ उसने किया, इसीलिए ये प्रोग्राम आज संभव हो पाया है। डॉक्टर विनोद गायकवाड़ बीच में हमारा होस्ट निकल गया था, तो उन्होंने सर ने वापस भेजा, इसीलिए मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और ये पूरा ब्रॉडकास्टिंग चला था नॉर्थ ईस्ट में, नरताम सर के माध्यम के, यहाँ से विवेकानंद जी सर के माध्यम से, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ। और आखिरी में डॉक्टर राम बुटले सर वो अपना आभार प्रदर्शन करेंगे और यहाँ में हम लीव हो जाएंगे और बाद में हम बात करेंगे। डॉक्टर राम बुटले सर। नमस्कार. हॅलो हॅलो. नमस्कार सर. नमस्कार. हा, दोन्ही सत्रांमध्ये प्राध्यापक राज्यशास्त्र परिषद विदर्भ प्रांत और डॉक्टर वीएम पेशवे सामाजिक संशोधन संस्था की ओर से पहले सत्र के डीजे भाषक आदरणीय गौतम सर, आपको मैं दोनों संस्था की ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से धन्यवाद देता हूँ। और हमसे जुड़ने पर और बारंबार हमें मार्गदर्शन करने के लिए आप रेडी रहेंगे, ये आशा कर आपको एक बार और धन्यवाद देता हूँ। और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय विदर्भ प्रांत राज्यशास्त्र प्राध्यापक परिषद के अध्यक्ष गुरुवर्य अलका देशमुख मैडम, हमारे स्नेही राज्यशास्त्र प्राध्यापक परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर रतन राठौड़, हमारे स्नेही डॉक्टर शरद सांबारे जी, और जिनके माध्यम से हम सब एक हुए हैं वो हमारे डॉक्टर संदीप टुंडलवार, हमारी संस्था के सचिव और हमारे मार्गदर्शक, इनको भी धन्यवाद देता हूँ। और जिनका अभी बहुत सारा लंबा हमारे विदर्भ के सुपुत्र विवेकानंद जी नैताम सर, बहुत ही अभ्यासपूर्ण आपका भाषण सर. आपण वेगवेगळ्या विषयांना कोविड-19च्या नंतर किंवा त्यापूर्वीपासून जो काही एक वेगळा प्रभाव सांगण्याचा प्रयत्न केला, त्याबद्दल आम्हा सर्वांच्या वतीने आपले मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करतो. आणि खूप वेळ झाला, संपूर्ण देशभरातून आमच्या या वेबिनारमध्ये सहभागी झालेल्या सर्व प्राध्यापकांचे, सगळे बंधूंचे पुनश्च आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. नमस्कार. धन्यवाद. धन्यवाद सर बुटले सर. मैं और एक पुनश्च बार डॉक्टर बलवान गौतम जी सर और डॉक्टर विवेकानंद नरताम सर, इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। आज के इस राष्ट्रीय परिषद में, नेशनल वेबिनार में आप लोगों ने आपका वक्तव्य रखा, हम लोगों को आपसे परिचित करवाया, और जो भी भारत के संदर्भ में एक सामाजिक तौर पर, एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो भी प्रश्न खड़े हुए, उस प्रश्नों को सुलझाने का, उसका विश्लेषण करते हुए आपने जो बात रखी थी, इसके लिए मैं मनपूर्वक धन्यवाद आप लोगों को और एक बार देता हूँ। और हमारी दोनों संस्थाओं ने ये उपक्रम आयोजित करने के लिए जो सहयोग दिया, उनके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। हमारे डॉक्टर शेख सर है, डॉक्टर संबारे सर है, पूरी सचिव डॉक्टर धांडेकर मैडम है, डॉक्टर संदीप काये सर, और बाकी सभी टीम के हमारे सहभागी लोगों से मैं एक बार पुनः उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और सर, हम बातें करते रहेंगे, इसके साथ जुड़ते रहेंगे। आपका और एक बार पुनः धन्यवाद करते हुए यहाँ पर हम लोग रुकते हैं, मीटिंग लीव कर सकते हैं, और सभी लोगों को, पार्टिसिपेंट लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएगी, आपके पास तक फीडबैक फॉर्म जाएगा के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से। अगर किसी को दिक्कत होती है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपके पास आया हुआ है, उस पर आप हम लोगों को सूचित कर सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद देते हुए भविष्य में आपका स्नेह और सहयोग
इसी तरह प्राप्त होता रहेगा, इस कामना के साथ यहाँ पर हम रुकते। धन्यवाद सर। धन्यवाद।